Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System, and today we will continue our discussion about super heterodyne receiver. And in our last lecture we were discussing about the block diagram of super heterodyne receiver, so let us continue that. So this is the block diagram of super heterodyne receiver, and super heterodyne receiver is based on a principle that the frequency of the receiving signal is because so high, so that frequency is mixed up by the frequency of a local oscillator by means of a mixer, and then reduce that receiving frequency into an intermediate frequency which is known as IF frequency, and that frequency is then processes to the rest of the circuit. So this is the principle on which the super heterodyne receiver is work. ऑपरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, आरएफ स्टेज के बारे हमने बात कर ली थी, मिक्सर के बारे में हम बात कर रहे थे कि मिक्सर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इनटू द रिसेप्शन ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, और ये हमने कहा कि लोकल ऑसिलेटर ही वो पार्ट है जो इस मिक्सर के आउटपुट को कांस्टेंट बना के रखता है, मिक्सर की आउटपुट को कांस्टेंट बना के रखता है। एक एग्जांपल भी हमने आपको समझाया था कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है मेरे पास आईएफ फ्रीक्वेंसी की, जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जिनको मैं कह रहा हूँ, वो मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है 455 किलोहर्ट्ज। इतने का रिसेप्शन मुझे चाहिए, केवल इस रेंज का फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे टू द इनपुट ऑफ आईएफ एम्पलीफायर। ओके, और ये काम कौन करता है मेरे लिए? मिक्सर करता है ये काम। मिक्सर क्या करता है? लोकल और 4 तरह के आउटपुट है, इस तरह के आउटपुट हम डिस्कस कर रहे थे, इस तरह के आउटपुट मुझे प्रोवाइड कराता है मिक्सर। अब मिक्सर क्या करता है कि ये है मेरे पास सिग्नल फ्रीक्वेंसी, जो ओरिजिनल सिग्नल मेरे पास आ रहा है, और यहाँ से मेरे पास जा रही है ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जिसको मैं एफओ कह रहा हूँ, और सिग्नल फ्रीक्वेंसी को हमने कहा एफएस का है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर सिग्नल हम रिसीव कर रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। तो 4 आउटपुट है मेरे पास मिक्सर की, पहली एफएस, दूसरा एफ नोट, तीसरा एफ नोट प्लस एफएस, और एफ नोट माइनस। चूंकि मैं फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाहता हूं, तो ये तीनों वैल्यू जो अपर वैल्यूज हैं ये मुझे नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है हाई फ्रीक्वेंसी पे वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस प्रोसेसिंग कॉस्ट को मुझे कम करना है, तो इस कारण मैं इस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता हूं जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठ रहा था कि सिग्नल के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो सिग्नल जो हम रिसीव कर रहे हैं, कभी वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है, कभी वीक सिग्नल हो सकता है, कभी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो सकती है, कभी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। यानी इन शॉर्ट में कहूँ तो कभी एफएस का वैल्यू ज़्यादा हो सकता है, कभी एफएस का वैल्यू कम हो सकता है। तो वो फिर एफ नोट माइनस एफएस को हम कैसे कांस्टेंट बनाएं, कैसे हम इसकी वैल्यू 455 किलो हर्ट्ज तक रखें कांस्टेंट? तो ये मेरा काम करता है, ये सिग्नल, ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एफ नोट। लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम बहुत ज़्यादा रखते हैं, यानी आरएफ एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखते हैं। अब होता यह है कि मान लीजिए यहाँ किसी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आता है, तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को मैं मैनुअली एडजस्ट करके ये जो मेरे पास सब्ट्रैक्शन का वैल्यू है एफ नोट माइनस एफएस, इसको मैं कांस्टेंट बना के रखता हूँ। और एग्जांपल भी हमने आपको कल समझाया था। मान लीजिए आपके पास 2000 किलो हर्ट्ज का कोई सिग्नल आप रिसीव करते हो, 2000 किलो हर्ट्ज का कोई सिग्नल है जो आप रिसीव करते हो, और आपको ये फ्रीक्वेंसी चाहिए आउटपुट में। किसके आउटपुट में? मिक्सर के आउटपुट में आपको ये फ्रीक्वेंसी चाहिए। मिक्सर इसका नाम ही इसलिए है चूंकि ये आरएफ स्टेज की सिग्नल को और लोकल ऑसिलेटर का जो सिग्नल आया है उसके दोनों फ्रीक्वेंसी को मिक्स कर देता है। तो मिक्स के बाद मैंने अभी आपको समझाया 4 आउटपुट देता है, जिनमें से जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मेरे पास सब्ट्रैक्शन वाली आउटपुट है, यानी वो आउटपुट जिसमें से लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है मैं आरएफ स्टेज की फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर सकूं। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से आपके पास जो सिग्नल रिसीव होता है वो 2000 किलो हर्ट्ज का रिसीव आप सिग्नल करते हैं,
तो मुझे ये वाला रिसेप्शन चाहिए, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए 455 किलोहर्ट्ज। तो मैं लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को 2455 किलोहर्ट्ज पे फिक्स कर देता हूँ। तो आप अब जो मुझे चाहिए डिजायर्ड वैल्यू, यहाँ जो डिजायर्ड वैल्यू चाहिए वो है F0 माइनस एफ एस। सो F0 की वैल्यू मैंने 455 हर्ट्स पे फिक्स कर दिया, और 2000 किलो हर्ट्स का मुझे सिग्नल रिसीव हुआ। तो इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 455 किलो हर्ट्स का रिसेप्शन होगा। आपके पास मिक्सर की आउटपुट होगी जो आपको जो आपके लिए डिजायरेबल है, जो आपको चाहिए, इतना चाहिए। और ये केवल एक एग्जांपल है। मान लीजिए ये भी हो सकता है कि यहाँ केवल आपको 1800 किलो हर्ट्स का बहुत वीक सिग्नल आपको प्राप्त हो जाए, तो फिर से इसकी सिग्नल, या आपको यहाँ आपके पास 200 किलो हर्ट्स का ही सिग्नल आ जाए, 100 किलो हर्ट्स का सिग्नल आ जाए, बहुत वीक सिग्नल भी आ सकता है यहाँ। तो फिर अगर 100 किलो हर्ट्स का सिग्नल आता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को फिर से मैं क्या करूँगा, 555 किलो हर्ट्स पे फिक्स कर दूंगा, और उस फिक्सिंग से मुझे क्या होगा, जो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास फिर से यही आ जाएगा। ये 100 किलो हर्ट्ज का मैंने एक वीक सिग्नल यहाँ से प्राप्त किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने किया 555 किलो हर्ट्ज यानी 555 पे फिक्स किया, 55 किलो हर्ट्ज पे सब्ट्रैक्ट किया, वापस फिर से मुझे क्या मिल गया, 455 किलो हर्ट्ज का जो आउटपुट है। किसकी आउटपुट, मिक्सर की आउटपुट। तो चाहे मुझे वीक सिग्नल का रिसेप्शन हो या मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल का रिसेप्शन हो, मेरी जो मिक्सर की आउटपुट है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी बाय द हेल्प ऑफ दिस लोकल ऑसिलेटर। जनरली साइन वेव को जनरेट करता है। आप सब जानते हैं कि लोकल ऑसिलेटर का फंक्शन क्या होता है, साइन वेव को जनरेट करता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन वेव, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये तो आप सब जानते हैं कि लोकल ऑसिलेटर है तो साइन वेव को जनरेट करेगा, लेकिन साइन वेव की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से, लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से, जिससे मुझे आउटपुट जो मिक्सर का मिलेगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। अब इस कांस्टेंट आउटपुट का बेनिफिट क्या है, क्यों हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका लेवल इतना ही बना रहे, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। मैं मान लीजिए आपके पास ये वाला यहाँ फंक्शन नहीं है, ना मिक्सर है, ना IF एम्पलीफायर है, ना लोकल ऑसिलेटर है। आप क्या करते हैं, डायरेक्ट RF एम्पलीफायर की जो सिग्नल है उसको डायरेक्ट डायोड डिटेक्टर में भेज, ये मान के चलिए तीनों स्टेज नहीं है यहाँ, ये तीनों स्टेज नहीं है, ना मिक्सर है आपके पास, ना IF एम्पलीफायर है आपके पास, ना लोकल ऑसिलेटर है आपके पास। डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। RF एम्पलीफायर में वो सिग्नल आ रहा है, क्योंकि RF एम्पलीफायर का काम दो है, एक तो नॉइज लेवल को कम करना, और दूसरा एक सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी जिससे मुझे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल सके उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, यानी वांटेड सिग्नल को, जो डिजायर्ड सिग्नल उसको लेना और अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट करना, ये RF एम्पलीफायर का काम है। तो RF एम्पलीफायर ने यहाँ से कोई भी सिग्नल रिसीव किया, वो डायोड डिटेक्टर को पहुंचा। डायोड डिटेक्टर ने क्या किया, उसमें से कैरियर फ्रीक्वेंसी को अलग किया और जो ओरिजिनल सिग्नल है उसे ऑब्टेन कर दिया। अब होगा क्या कि अगर मेरे पास यहाँ स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, और मेरे पास वीक सिग्नल आता है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो लेवल है वो कम हो जाता है। यानी अगर वॉइस सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं तो कभी वो धीमा सुनाई देगा, कभी वो तेज सुनाई देगा। कुल मिला के कांस्टेंट लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड या कांस्टेंट लेवल ऑफ वॉल्यूम, कांस्टेंट लेवल ऑफ पिच, ये सब मुझे प्राप्त नहीं होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी वॉइस सिग्नल आप सुनते हैं, टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर, तो आपको ये डिजायरेबल होता है कि आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम को सुन सके, ताकि आपके कानों तक एक कांस्टेंट मैसेज पहुंच सके। लेकिन क्या ये चाहते हैं आप कि कभी जो मैसेज आप सुने उसकी वॉल्यूम बहुत तेज हो जाए, कभी आप चाहते हैं वॉल्यूम बहुत कम हो जाए। ये कब होगा, जब ये स्टेजेस यहाँ नहीं होंगी। तो इस कारण मिक्सर को इस तरह से, लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर को इस तरह से यूज किया गया है ताकि ये जो डिजायरेबल आउटपुट है ये एक कॉन्स्टेंट लेवल पर मेंटेन रह सके। ओके, अब आगे की स्टेज के बारे में बात कर लेते। मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर की बात होगी कि किस तरह से मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखते हैं।
अब मिक्सर की जो आउटपुट है वो पहुंचती है IF एम्पलीफायर पे। IF एम्पलीफायर भी एक RF टाइप एम्पलीफायर ही होता है, यानी ये भी सिग्नल को एम्पलीफाई ही करने का काम करता है। तो चूंकि ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे ट्यून रहता है, तो इस फ्रीक्वेंसी को ये रिसीव करता है और इस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के बाद ये इसे भेज देता है डायोड डिटेक्टर के पास। अब डायोड डिटेक्टर का फंक्शन आपको पता है। डायोड डिटेक्टर को हम अच्छे से स्टडी करके आए हैं इस यूनिट के हाफ में। एम डायोड डिटेक्टर, एनवलप डायोड डिटेक्टर। डायोड डिटेक्टर क्या करता है, वो जो आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव अब पहुंची है जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रही, क्योंकि यहाँ ये जो वर्क किया मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर में, उसके कारण ये इसके पास जो सिग्नल पहुंचा है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल उसके पास पहुंचता है और वो उसमें से जो करियर फ्रीक्वेंसी उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है, उसको अलग कर देता है, और जो ओरिजिनल मैसेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ओरिजिनल मैसेज को वो भेज देता है कहाँ, ऑडियो और पावर एम्पलीफायर के पास। अब ऑडियो और पावर एम्पलीफायर उसके सिग्नल लेवल को बढ़ा देते हैं और वो सिग्नल लेवल जो बढ़ा हुआ मेरे पास में सिग्नल है, वो लेवल है, वो पहुंचता है लाउड स्पीकर के पास, जो मुझे अपने मोबाइल फोन या किसी दूसरे माध्यम से सुनाई दे देता है। जो लाउड स्पीकर जहां भी लगा होता है वो सिग्नल मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन काम करता है। लोकल ऑसिलेटर, RF एम्पलीफायर, मिक्सर, IF, डायोड, ये सब आपने डायोड डिटेक्टर का एक्शन पहले से स्टडी किया है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं किया। ऑडियो और पावर एम्पलीफायर का सीधे आप मानिए कि अगर वो वॉइस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है, यानी कि वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम को बढ़ा देगा। पावर लेवल कम है, पावर को इंक्रीज कर देगा, और उसको जो इंक्रीज्ड सिग्नल है वो पहुंचता है किसके पास, इस लाउड स्पीकर के पास, और ये लाउड स्पीकर की हेल्प से उस सिग्नल को हम सुन सकते हैं। एक स्टेज अभी यहाँ डिस्कस करनी रह गई है, वो है AGC, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। अब ये क्या काम करता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल के बारे में? वैसे तो आप डायोड डिटेक्टर के बाद में स्टडी करके आए। लेट अस सम रिकैप दैट AGC। ये AGC लगी है, देखिए कहाँ लगी है AGC। AGC लगी है डायोड डिटेक्टर के आउटपुट में यहाँ, और ये एक तरह का फीडबैक कनेक्शन है जो RF एम्पलीफायर को भी जा रहा है और IF एम्पलीफायर को भी जा रहा है। समझ रहे बात को? डायोड डिटेक्टर के आउटपुट में AGC लगी है, और AGC आप जानते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल करती है। किसका गेन कंट्रोल करेगी? डायोड डिटेक्टर का नहीं, ये गेन कंट्रोल करेगी RF एम्पलीफायर का। कैसे? सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए हमारे माइंड में कि यहाँ अगर AGC लगी है तो यहाँ AGC की जरूरत क्या थी, नीड ऑफ AGC क्या है। तो नीड को समझिए। नीड ये है कि मान लीजिए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, मान लीजिए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है, तो RF एम्पलीफायर का जो गेन है वो बढ़ जाता है, चूंकि वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ठीक है, वो बढ़ा हुआ गेन यहाँ आता है, बढ़ी हुई आउटपुट मिलती है, और अगर इसकी आउटपुट बढ़ जाती है और वापस यहाँ कोई AGC ना लगा हो मान लीजिए, तो वापस AGC नहीं है, एक जनरल सिंपल फीडबैक कनेक्शन है, तो यहाँ से वो सिग्नल फिर से जाता है, इसका गेन फिर से बढ़ाता है। लगातार क्या होगा अगर ये प्रोसेस चलता रहा, तो RF एम्पलीफायर जितने सिग्नल रिसीव करता है उन सब का गेन लगातार बढ़ के उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी एक समय जरूर ऐसा आएगा जब RF एम्पलीफायर एक ऑसिलेटर का काम करना शुरू कर देगा। समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस तरह की वेवफॉर्म एक समय में RF एम्पलीफायर का आउटपुट है, इस तरह की वेवफॉर्म। अब हुआ क्या कि यहां से फीडबैक हुआ तो इसका क्या हुआ, लेवल बढ़ गया। फिर से फीडबैक हुआ तो इसका फिर से लेवल बढ़ गया। फिर से फीडबैक हुआ, इसका फिर से लेवल बढ़ गया। जब गेन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है तो लगातार जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगी वैसे वैसे ये इसका जो RF स्टेज का गेन है वो बढ़ता चला जाएगा।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी एक समय पे ऐसा आएगा जब ये आरएफ एम्पलीफायर एक ऑसिलेटर बन जाएगा, इस डीमेरिट को दूर करने के लिए यहाँ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल लगाया गया है। अब पहले ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का आवश्यकता समझ लेते कि आवश्यकता क्यों पड़ी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल की। होता क्या है कि कभी यहाँ मैंने आपको पहले भी अभी लेक्चर में डिस्कस किया कि कभी यहाँ स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, कभी यहाँ वीक सिग्नल मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट इसका गेन, जो आरएफ एम्पलीफायर का जो गेन है वो कभी कम होगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी यहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव मिलेगी, कभी यहाँ कम फ्रिक्वेंसी की, कभी इसका गेन बढ़ेगा, कभी इसका गेन घटेगा अकॉर्डिंग टू द यहाँ हमें वीक सिग्नल मिल रहा है रिसेप्शन में, या फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है यहाँ। तो इस डीमेरिट को कम करने के लिए यहाँ ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल लगाया गया है। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल क्या करता है, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया है तो आरएफ एम्पलीफायर के गेन को कम कर देता है, आरएफ एम्पलीफायर के गेन को कम कर देता है। और अगर यहाँ वीक सिग्नल आया है तो ये एजीसी जो है वो आरएफ एम्पलीफायर के गेन को कम कर देती है, बढ़ा देती है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल गेन कम कर दिया, वीक सिग्नल गेन बढ़ा दिया। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल एजीसी अपना काम करता रहता है। और ये देखिए आउटपुट कहां से ली गई है, डिटेक्टर की आउटपुट है। होता क्या होगा कि डायोड डिटेक्टर जो तो आउटपुट देता है, अगर उसका लेवल एजीसी को ऐसा लगता है बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आरएफ एम्पलीफायर के गेन को कम कर देगा, तो अगला जो सिग्नल आएगा वो मेंटेन्ड सिग्नल आएगा। फिर अगर डिटेक्टर पे जो आउटपुट मिली है वो उसका लेवल कम है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो यूनिट लगी है एजीसी इसके गेन को बढ़ा दे, तो जो अगला सिग्नल आएगा वो मेंटेन्ड आएगा। इसीलिए एजीसी की जरूरत होती है। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है तो इसके गेन को कम कर देगा, वीक सिग्नल है तो इसके गेन को बढ़ा देगा। वैसे तो हम एजीसी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है, ये सब हम बात कर चुके हैं। लोकल ऑसिलेटर का क्या काम है, आईएफ एम्पलीफायर का क्या काम है, डायोड डिटेक्टर का क्या काम है, ऑडियो पावर एम्पलीफायर का क्या काम है। एजीसी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, नीड फॉर एजीसी या नीड ऑफ एजीसी। क्यों? क्योंकि मुझे एक कांस्टेंट डायोड डिटेक्टर के आउटपुट चाहिए और उसके लिए एजीसी जरूरी है। अब एजीसी होते हैं दो तरह के, मेनली वैसे तो तीन तरह के भी होते हैं पर मेनली हम दो ही तरह के एजीसी यूज करते हैं, सिंपल एजीसी और डिलेड एजीसी। अब सिंपल एजीसी और डिलेड एजीसी में क्या है, ये ग्राफिकल मेथड से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये मेरे पास ग्राफ है, इससे मैं समझने का प्रयास करता हूं कि क्या एजीसी वर्क करती है। ये जो इनपुट और आउटपुट में एक ग्राफ है, इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आप इसे कह सकते हैं। ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्लोप जैसे दिख रहा है, ये नो एजीसी वाली लाइन है, यानी नो एजीसी जब कोई भी एजीसी सर्किट में नहीं है। तो होता क्या होगा, नो एजीसी को पहले स्टडी कर लेते हैं। जैसे ही इनपुट, जो इनपुट आई अकॉर्डिंग टू दैट आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग, अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल इनपुट में आया तो स्ट्रॉन्ग ही सिग्नल आउटपुट में पहुंचा, वीक सिग्नल इनपुट में आया, वीक सिग्नल ही आउटपुट में, चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे जैसे इनपुट वेरी करेगी वैसे वैसे आउटपुट भी अकॉर्डिंग टू दैट वेरी करेगी। ओके, तो नो एजीसी की कंडीशन में जो मेंटेन करने की हम बात कर रहे हैं, इस स्टेज की आउटपुट को, जो डिटेक्टर की आउटपुट है, ये इस स्टेज की आउटपुट को हम मेंटेन करने की जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि नो एजीसी की कंडीशन में अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया तो यहाँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग आउटपुट यानी लार्ज आउटपुट, वीक सिग्नल यहाँ मुझसे, वीक सिग्नल मेरे पास यहाँ आया तो मेरे पास यहाँ वीक आउटपुट। तो नो एजीसी की कंडीशन में कोई गेन कंट्रोल नहीं कर रहा। तो नो एजीसी की कंडीशन में जैसे जैसे मुझे इनपुट मिलेगी वैसी ही मुझे आउटपुट प्राप्त होगी, जैसी इनपुट वैसी आउटपुट। कम इनपुट कम आउटपुट, ज्यादा इनपुट ज्यादा आउटपुट। देखिए इनपुट यहाँ है तो इनपुट यहाँ है तो आउटपुट यहाँ है, इनपुट यहाँ है तो आउटपुट यहाँ है। इनपुट को बढ़ाया आउटपुट बढ़ गई, इनपुट को बढ़ाया आउटपुट बढ़ गई। स्ट्रॉन्ग सिग्नल की वजह से, स्ट्रॉन्ग इनपुट सिग्नल की वजह से स्ट्रॉन्ग आउटपुट और वीक सिग्नल की वजह से वीक आउटपुट। सिंपल फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं हम सिंपल एजीसी की। सिंपल एजीसी कैसे काम करता है, देखिए
सिंपल एजीसी का कर्व ये है। सिंपल एजीसी का फंक्शन ये है कि अगर आपने सर्किट में सिंपल एजीसी को यूज किया है तो सिंपल एजीसी जो ओवरऑल गेन है, ओवरऑल गेन अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल गेन है सर्किट का, उसको कम कर देता है। यानी होता क्या होगा कि अगर मेरे पास वीक सिग्नल आया है उसका भी गेन कम कर दिया, और जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल मुझे मिला है उसका भी गेन कम कर दिया। यानी सर्किट के ओवरऑल गेन को कम कर देता है। अब होता क्या होगा कि मान लीजिए मेरे पास बहुत वीक सिग्नल मुझे मिल जाता है, बहुत ज़्यादा वीक वो सिग्नल है। अब सिंपल एजीसी तो क्या कर रही है कि जितना गेन है सर्किट का उसको कम करना है उसे। यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगर आया उसके गेन को उसने कम कर दिया तो एक डिजायरेबल सिग्नल मुझे मिल गया आउटपुट में। लेकिन सिंपल एजीसी वीक सिग्नल के गेन को भी कम करती है, जो डिजायरेबल नहीं है, जो वो नहीं चाहते हम। सिंपल एजीसी सर्किट के ओवरऑल गेन को कम कर देती है। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल के गेन को तो कम करेगी ही करेगी, क्योंकि उसके डिटेक्टर के आउटपुट में मुझे कांस्टेंट आउटपुट चाहिए डिटेक्टर से, तो जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया उसके गेन को कम कर दिया। लेकिन वीक सिग्नल के गेन को भी कम कर देती है। ओवरऑल गेन कह सकते हैं आप, सर्किट के ओवरऑल गेन को कम कर देती है। तो इससे ये एक जो नुकसान आप इसे कह सकते हैं, डीमेरिट आप सिंपल एजीसी की कह सकते हैं, कि ओवरऑल गेन कम करने की वजह से जो वीक सिग्नल मुझे आ रहे थे उनका गेन भी कम होना शुरू हो जाता है। डिलेड एजीसी में ऐसा नहीं होता। डिलेड एजीसी का ग्राफ को अगर आप देखें तो एक लेवल तक डिलेड एजीसी ऐसे वर्क करता है जैसे नो एजीसी का काम। यानी अगर वीक सिग्नल आ रहा है, वीक इनपुट वीक आउटपुट, वीक इनपुट वीक आउटपुट। यहां देखिए इसने क्या कर दिया, यहां सिंपल एजीसी के ग्राफ को स्टडी कीजिए, ये इनपुट है तो इसने आउटपुट को यहीं से कम करना शुरू कर दिया। इनपुट बढ़ी, इसने फिर भी आउटपुट को कम किया। इनपुट बढ़ी, फिर आउटपुट को कम किया। इनपुट बढ़ी, आउटपुट को कम किया। इनपुट बढ़ी, आउटपुट को कम। लगातार ये सिंपल एजीसी ऐसे फंक्शन करता है कि ये सर्किट के ओवरऑल गेन को कम करता रहता है। लेकिन डिलेड एजीसी का जो ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये कुछ समय तक, ये देखिए इस लाइन को फॉलो करता है जो कि नो एजीसी की लाइन है, जो कि नो एजीसी की लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि वीक सिग्नल के लिए, वीक सिग्नल को ये वीक सिग्नल का गेन कम नहीं कर रहा है। यहां से वीक सिग्नल, वीक इनपुट वीक इनपुट वीक इनपुट, अकॉर्डिंग ऐसे वर्क करता है जैसे वहां एजीसी लगी ही ना हो। लेकिन जैसे ही सिग्नल एक डिजायरेबल लेवल को पार करता है, ये उसके गेन को कम कर देता है, यानी कांस्टेंट कर देता। अब आप इनपुट कितनी भी बढ़ाइए, इससे ऊपर का सिग्नल ये पास होने ही नहीं देगा। इससे ऊपर का सिग्नल ये पास होने ही नहीं देगा। यानी किसी भी इनपुट का अब कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ जाए, ये हमेशा उसको गेन को कम करेगा। लेकिन वीक सिग्नल के लिए गेन को कम नहीं करता, जो कि डीमेरिट थी सिंपल एजीसी में। सिंपल एजीसी क्या कर रहा था, वीक सिग्नल भेजो या स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजो, दोनों के सिग्नल को, यानी सर्किट के ओवरऑल गेन को कम कर रहा था। लेकिन डिलेड एजीसी क्या करता है, एक लेवल तक ये जो छोटे सिग्नल हैं, जो स्मॉल सिग्नल्स हैं, उनके लिए गेन को इफेक्ट नहीं करता, उनको पास होने देता है। लेकिन जैसे ही एक डिजायरेबल लेवल, मान लीजिए इनपुट से यहाँ से ऐसे एक मैं लाइन अगर मैं बना दूं यहाँ से, इसके बाद अगर आउटपुट बढ़ती है तो फिर ये गेन को नहीं बढ़ने देता। तो इसीलिए डिलेड एजीसी ज्यादा बेहतर हमारे पास चॉइस है इन कंपैरिजन टू सिंपल एजीसी। सिंपल एजीसी की जगह अगर आप डिलेड एजीसी को यूज करते हैं फॉर द
निगेटिव फीडबैक कनेक्शन एज अ फीडबैक कनेक्शन, तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है बजाय सिंपल एजीसी के। तो इस तरह से फंक्शन करता है ये एजीसी। इसका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है। तो कुल मिलाकर सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन का ये ब्लॉक डायग्राम है, जिसको बड़े आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ बुक। केवल इन स्टेजेस का जो फंक्शन है, किस तरह से स्टेज फंक्शन करते हैं, उसको आप याद रखें और आराम से ये बता सकते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। ये दो तीन जो एक मिक्सर हुआ, लोकल ऑसिलेटर, आईएफ एम्पलीफायर और एजीसी, ये सुपर हेटेरोडाइन रिसेप्शन में या सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। तो बहुत कम अब इस यूनिट में हमारे पास बचा हुआ है, बहुत जल्दी हम इसको कवर करेंगे। और एक टॉपिक शायद इसमें बचता है अभी हमारे पास, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। जैसे हमारे पास ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल है, इसी तरह से हमारे पास ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, और उसको फिर हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड मीट यू into the next one. Thank you.